स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। क्या होता है, इस चैप्टर के 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिस पर कंटिन्यू सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला भी है कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझे वो सब कराने हैं। और नॉर्मली क्वेश्चन सीधी सी बात है, नॉर्मली क्वेश्चन तो सब बच्चों से आते ही हैं, लेकिन क्या है कि जितने भी नीट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, आपको पता है रासायनिक बल गतिकी, बल गति की, गति की मतलब इसका मीन्स यहाँ पे किसी की गति की बात चलेगी। रासायनिक, रासायनिक का मीन्स रसायन में। ठीक है, रसायन में किसकी बात करने वाले हैं हम, गति की। किसकी बात करने वाले हैं, देखो चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक बल गतिकी है ना, तो रसायन का मीन्स तो रसायन केमिकल, और गतिकी का मीन्स गति। तो यहाँ पे क्या होगा, रसायन में कुछ गति होने वाली है, क्या गति होने वाली है वो देखने वाले। देखो क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिक्रिया की दर समीकरण से। ठीक है, अभिक्रिया की दर समीकरण से पूछे जाते हैं, और फिर प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया उससे पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया था अभिक्रिया की दर समीकरण से डायरेक्टली। तो क्या होगा, तो हम करने वाले हैं स्टार्ट। यहाँ पे क्या, पहले हम देखेंगे हमारे पास कोई भी एक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसी अभिक्रिया लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। जो नॉर्मल स्पीड की अभिक्रिया होती है भी, हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, हम यहाँ पे निकालने वाले हैं अभिक्रिया का वेग। क्या निकालने वाले हैं, अभिक्रिया का वेग। वेग बोल दो, उसको दर बोल दो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक ही तो है, वेग या दर। कहने का मीन से हम अभिक्रिया की स्पीड निकालने वाले हैं कि कितनी स्पीड से अभिक्रिया होने वाली है। अब देखो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि ये तो कुछ चीजें 12th बेस है, लेकिन मैं जिन कॉन्सेप्ट की जरूरत है उन्हें रिवाइज भी कराऊंगा नीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें क्या हुआ, हमने लिया ए आपको पता है इस साइड में क्या होते हैं, इस साइड में अभिकारक, ए क्या है, अभिकारक, और ए से हम क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं। और बी क्या होता है आपको पता है, प्रोडक्ट या उत्पादक। इतनी बात शायद आपके समझ में आती होगी, क्योंकि ये 12th, अभी तो हम 12th बेस पे नीट पे हम बात करेंगे अभी। तो पहले तो हम 12th बेस से रिवाइज करेंगे, फिर उस पर ही तो, क्योंकि आपको पता है 12th में थोड़ा मॉडिफाई कर देता है थोड़ा वो, और क्या करता है नीट में 12th को मॉडिफाई। और लेकिन क्या होता है वहां पे जो टॉपिक होते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक, हाईलाइट टॉपिक अलग ही होते हैं, उनसे पूछता है वो लोड घूम के क्वेश्चन। तो अभिकारक हो गया, आपको पता है जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो होता है T0, क्या होता है, T0, T0 होता है। अब T0 का मीन्स है ये सब चीज रेडी है, लेकिन अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। बात समझ आ रही है, T0 का मीन्स है सब कुछ रेडी है, अभी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे मान लो मैंने 12th में बताया था कि हम किसी मिक्सर मशीन, मिक्सर मशीन का तो एग्जांपल ठीक नहीं रहेगा, जूस मशीन का एग्जांपल लेते हैं हम। मान ले हम किसी जूस मशीन से जूस निकालने वाले हैं, राइट। तो क्या किया हमने, जिसका भी जूस निकालने वाले सब कुछ उसमें डाल दिया, और हमारा जूस निकलना स्टार्ट होने वाला है। क्या करना है हमें, जैसे इलेक्ट्रिक मशीन है, बटन दबाना है, उसका ऑन करना है, और क्या होगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मीन सब कंडीशन बिल्कुल रेडी है, स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस टाइम को कहते हैं T0। T0 का मीन्स अभी सब चीज, जितने भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम, अभिकारक, टेम्परेचर, ये जितने भी यूज करने वाले हैं सब कुछ रेडी है, बस क्या है, स्टार्ट होने वाली है, अभिक्रिया स्टार्ट हुई नहीं है। तो उस टाइम बोलते हैं T0। क्या बोलते हैं, T0। आपको पता है जो भी सांद्रता होगी उस टाइम पे क्या होगी, इसी की होगी। तो उस टाइम पे ए सांद्रता है इसकी, कितनी सांद्रता मानी हमने, इसकी सांद्रता ए है। अब बताओ बी की सांद्रता कुछ होगी कि नहीं होगी, बी की सांद्रता यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि अभी बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। फिर माना हमारा टी समय पर, किस पे मान लेते हैं, टी बराबर 0, यहाँ पे क्या माना हमने, टी बराबर टी, मतलब टी समय पे बात करें तो सीधी सी बात है, इससे कुछ निकला होगा, इससे कुछ निकला होगा। माना इसकी सांद्रता कितनी थी, ए थी, और एक्स इससे निकल गई। तो आपको पता है जितनी इससे निकलेगी इतनी इसकी बनेगी, तो इसकी कितनी बन गई, एक्स बन गई। ये बात क्लियर है, ये तो बात क्लियर है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब हम निकालें कि किस गति से क्या उत्पादक बन रहा है, या किस गति से अभिकारक उत्पादक में चेंज हो रहा है। वो दोनों चीजें क्या है, अभिक्रिया की दर। बात समझ आ रही है, या तो आप ये देख लो कि किस गति से अभिकारक उत्पादक में चेंज हो रहा है, या आप ये देख लो कि कितनी स्पीड से गति से उत्पादक बन रहा है। दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर। अब अगर देखें हम यहां पे देखने वाले हैं हम क्या, दर या वेग देखने वाले हैं अभिक्रिया का। जब हम वेग देखेंगे तो सीधी सी बात है, यहां पे होता है जितनी क्वांटिटी चेंज हुई है, जितनी क्वांटिटी चेंज हुई है उसको क्या ले लेंगे हम, ऊपर ले लेंगे, और जितना टाइम लगा है उसको नीचे ले लेंगे।
क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है यहाँ पे, एक्स चेंज हुई है। आप इसे भूल जाओ, ठीक है। अगर आप इसे फिलहाल के लिए, अभी के लिए भूल जाओ इसको, हम इस पे बात करेंगे पहले, ठीक है, फिर इस पे भी बात करेंगे बाद में, पहले इस पे बात करेंगे। आपको पता है किससे ले रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, टी जीरो टी, यहाँ पे इंपोर्टेंट एकदम मोस्टली फोकस करना आप इस पे, टी जीरो टी, आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इसकी सांद्रता कितनी, एक्स निकली है, कितनी निकली है, एक्स निकली है। कितने समय में निकली है, टी समय में निकली है। तो आपने क्या किया, जितनी सांद्रता निकली है उसको ऊपर ले लिया और समय को नीचे ले लिया और यहाँ पे लगा दिया आपने डी। क्या लगा दिया आपने, डी लगा दिया। तो ये क्या है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग है। इसको निगेटिव से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, निगेटिव। निगेटिव साइन ये बताता है कि यहाँ पे, निगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है, निगेटिव साइन बस ये बताता है कि यहाँ पे अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो घटती जाएगी। बात समझ आ रही है। खुद सोचो कि यहाँ पे क्या लिया हमने, इसकी सांद्रता ली 2 मोल ली, कितनी सांद्रता ली की सांद्रता, ध्यान रखना हम किसी में भी ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं, मोल में ले सकते हैं, और मोलरता में ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माना कि हमने इसकी सांद्रता 1 मोल ली, कितने मोल, 1 मोल ली, तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता 1 मोल हुई, स्टार्टिंग में 1 मोल हुई ना। तो क्या किया हमने, 1 मोल थी, अब कुछ टाइम बाद क्या होगी, जितना इसमें से निकलेगा, देखो ऐसा समझ लो, ए की सांद्रता कितनी थी, ए एंड बी, ए की सांद्रता कितनी थी, 1 मोल थी, स्टार्टिंग में 1 मोल थी। फिर क्या किया, इसमें से कितनी, इसकी सांद्रता 1 मोल से इसमें से निकल गई 0.2 मोल निकल गई, और क्या हुआ, बी बन गया कितना, 0.2, बी बन गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 0.8। तो देखो समय के साथ क्या हो रही है, अभिकारक की सांद्रता घट रही है, नहीं घट रही है, पहले 1 मोल थी, अब 0.8 मोल बची है। तो नेगेटिव साइन ओनली ये बताता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब देखो हम इसको दिखाएं, अगर इसके अकॉर्डिंग निकालें हम, किसके अकॉर्डिंग निकालें हम, क्योंकि अभिक्रिया की दर अभिकारक से भी निकाली जा सकती है, उत्पादक से भी निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे देखो ये किससे निकाली है हमने, अभिकारक से, उत्पादक से निकालोगे तब भी क्या होगा, डीएक्स वेग होगा, ठीक है, दर या वेग बराबर क्या होगा, यहां पे dx अपॉन dt। यहां पे देखो ये भी, यहां पे तो ये देखेंगे कितना इससे गया है, यहां पे ये देखेंगे कितना ये बना है। तो यहां पे तो t समय में x गया था, इससे निकला था इतनी मात्रा, यहां पे t समय में क्या हुआ है, t समय में x बना है, कोई दिक्कत। तो यहां पे कितना बन गया, देखो x बन गया, t समय में तो dx अपॉन dt, लेकिन इसको दिखाते हैं पॉजिटिव साइन से, पॉजिटिव साइन से। देखो समय के साथ क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, देखो पहले कितना था ये 0, कुछ टाइम बाद कितना हो गया x, फिर कुछ टाइम बाद और बढ़ेगा ना। तो क्या होता है, इसकी सांद्रता मतलब उत्पादक की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, इसलिए पॉजिटिव साइन दिखाते हैं, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए निगेटिव साइन दिखाते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ये तो था नॉर्मल सा फॉर्मूला, ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला था। अब इसकी बात करते हैं, अभिक्रिया की दर समीकरण जो निकालते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या निकालते हैं हम, अभिक्रिया की दर समीकरण। अब देखो क्या होगा, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिक्रिया की दर समीकरण से। जैसे मान लो यहां पे क्या है, पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये तो सिंपल था, इसमें कुछ है भी नहीं, ये आपने 12th में भी अच्छे से पढ़ा। दूसरा कॉन्सेप्ट देखना हमें, जैसे हमें कोई अभिक्रिया दे रखी है, कोई भी अभिक्रिया दे रखी है, मान लो यहां पे दे रखा है 2a प्लस 3b, और यहां पे बना हुआ है क्या, यहां पे बना 2c प्लस 4d, ये बना। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। बात समझ आ रही है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग निकालना है आपको। अब ये काउंटिंग मत करना, ये 12th में मैंने बताया था, ये काउंटिंग मत करना कि यहाँ पे तो ये 5 है, कितने 5, तो यहाँ पे 6 कैसे हो गए, ये काउंटिंग आप मत करना। आपको तो ये पता है, ये तो क्या होता है, ये तो क्वांटिटी के हिसाब से होते हैं, किसी का 1 आया 2 आया, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, जितना इस साइड से निकलेगा इतना ही इस साइड का बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये हिसाब मत लगाना आपके 2 हुआ। अगर हमें किसी अभिक्रिया की दर निकालनी है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसका, दर बराबर, देखो इस इक्वेशन से पूछे जाते हैं, दर बराबर क्या होगा, देखो पहले क्या करेंगे हम, पहले निकालना बताए तो और अच्छा समझ आ जाएगा। अगर हम दर को लिखें, क्या लिखें, दर को लिखें, तो बस कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे एक ही मोलरता, कोष्टक जानते हैं आप, कोष्टक किसको दिखाते हैं, मोलरता को, तो एक ही मोलरता, ठीक है,
और जो भी नंबर इसके आगे ऊपर लगाते हैं आपको पता है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, v की मोलर था, जो भी नंबर है क्या इसका ऊपर लगा दिया, 3 है ना, 3 लगा दिया 3। अब देखो क्या होगा आपको पता है, दर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं अनुपाती हटाते हैं तो कोई क्या लगाना पड़ता है, नेतांक, तो नेतांक लगा दिया के, और ये आपके पास आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। ये क्या हो गया, किसी अभिक्रिया का दर समीकरण। क्या है ये, दर समीकरण। लास्ट ईयर भी इसी से सवाल पूछा गया था, दर समीकरण से। तो सीधी सी बात है, दर समीकरण आपको अच्छे से आना चाहिए। लास्ट ईयर ही नहीं, इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस पे। अब यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, तो दर समीकरण हमें निकालना आना चाहिए, बस कुछ नहीं करना। आपने देख लिया क्या करना, जो भी अभिकारक है क्या करना है आपको, यहाँ पे उनकी मोलरता लेनी है, कोष्टक में मोलरता लेनी है, जो भी उनके नंबर आगे लिखा ऊपर लिख देना, बात खत्म। बात समझ आ गई, ये हो गया, ये हो गया किसी का भी दर समीकरण। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल से बताया आपको, ठीक है। अब देखो मान लिया कि हमारे पास क्या PCl5 है, क्या है PCl5, ठीक है, ये तो नॉर्मल बताया था मैंने, एग्जांपल से बता दूं, PCl5 है। अब PCl5 टूटता है PCl3 प्लस Cl2 में, टूट गया, हमें निकालना क्या है, और ध्यान रखना इस साइड से भी निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया था ना, उस साइड से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो देखो चलो निकाल देता हूं, कभी आप ये सोचो कि साइड से निकाल सकते हैं, अभिकारक के भी निकाल सकते हैं, अभी बताया था मैंने, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या करना, जो भी लिखा है ना आप उसकी मोलरता को यहाँ पे लिख दो, और मल्टीप्लाई में क्या है, जो भी यहाँ पे क्या है दे रखे हैं नंबर उनको ऊपर लिख दो बस। हम क्या निकाल सकते हैं, अभिकारक से भी निकाल सकते हैं, उत्पादक से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी दोनों की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों बातें क्लियर है, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो PCl5, तो आपको पता है यहाँ पे अगर दर निकालना है आपको, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना होता, जो भी लिखा है यहाँ पे, जो भी लिखा है उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 यहाँ पे लगा देंगे, कोई दिक्कत। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं किसी का भी, जैसे इक्वेशन दे रखा है। यहां तक दोनों चीज समझ आ गई, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का दर समीकरण कैसे निकाला जाता है, कोई डाउट कोई दिक्कत। यहाँ पे एक देखो, अब कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है यहाँ पे अभिक्रिया का वेग किस किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के अकॉर्डिंग वो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। आपको पता होना चाहिए कौन कौन इसे प्रभावित करते हैं, मींस किससे ये बढ़ती है किससे घटती है। जैसे मान लो फर्स्ट क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से आपको समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहला क्या है, पहला प्रभावित करने वाला, अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दोगे आप तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। किस पे डिपेंड कर रही है, पहला अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक सांद्रता, सांद्रता, बात समझ आ गई। अभिकारक की सांद्रता से क्या हो रही है, अभिक्रिया की दर इंक्रीज हो रही है, बढ़ी है, इंक्रीज का साइन है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ताप, क्या होता है, ताप, ताप होता है ना। अब देखो अगर अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा छेपी, ऊष्मा निकाल रही है, तो ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, नहीं समझ आया। ऊष्मा छेपी का मतलब दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा छेपी। अब एक बात बताओ, जो अभिक्रिया ऑलरेडी ताप निकाल रही है तो इसका मतलब क्या, उसे ताप की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, तुम उसे और ताप दोगे तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि वो ताप क्यों निकाल रही है, ऊष्मा छेपी का मतलब होता है ताप को निकालना, हीट को निकालना। अब हीट को क्यों निकाल रही है वो, क्योंकि उसे जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, और आप और बढ़ा दो उसका ताप तो क्या होगी, अभिक्रिया की दर घटेगी। बात समझ आ गई। दूसरा आता है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी का मीन्स वो ताप को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, ले रही है ना, तो इसका मतलब उस अभिक्रिया पे ताप की क्या है, कमी है, अगर उसे दोगे तो उसकी दर बढ़ जाएगी। ताप समझ आ गया, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी का होता है। अब देखो क्या होगा, तीसरा पॉइंट जो इंपोर्टेंट पॉइंट बता रही हूं यहाँ पे, एक होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं, एंजाइम। एंजाइम कौन से होते हैं, एंजाइम आपको पता है, एंजाइम, एंजाइम कौन से होते हैं, एंजाइम एक तो होते हैं धनात्मक एंजाइम और एक होते हैं ऋणात्मक एंजाइम। आपको सीधी सी बात पता है, धनात्मक का मीन्स होता है बढ़ा देना, तो धनात्मक एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और ऋणात्मक क्या होते हैं, घटा देते। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई ना। अभिक्रिया की सांद्रता, ताप, एंजाइम, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को इफेक्टेड करने वाले कारक, ठीक है, बात समझ आ गई।
बात समझ आ गई। तो इन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने जो वाले कारक है उनको आपको ध्यान से अच्छे से रीड करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बताना है, मैंने बता दिया, मुझे ये बताना है कौन सा टॉपिक आपको इंपोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपको करके जाना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वरना 1 घंटे की वीडियो में बना के डालता हूँ, 1 घंटे में आपने देखा होगा, वैसे तो चैप्टर की वीडियो सब बना रहे हैं, सी बातें सब डाल रहे हैं, लेकिन 5-5 घंटे की है, तो 5 घंटे में क्या करोगे? अगर पूरे सिलेबस को करोगे तो 1 साल लग जाएगा, सी बात है। तो मेरा तरीका यही है कि आपको सब इंपोर्टेंट पॉइंट बता दूं और आप अच्छे से उससे रिवाइज करके इस टॉपिक पे क्वेश्चन करके जाएं, पेपर हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये हो गया। तो प्रभावित करने वाले कारक आपको करके जाने, देख के जाने। अच्छा है। अब देखो यहाँ पे इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता, मैं कॉन्सेप्ट सिखा के क्वेश्चन भी बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखो, मान लिया कोई अभिक्रिया दे रखी है इसने, यहाँ पे लास्ट ईयर भी पूछा था, ये बात समझ आ गई। इससे क्या इंपोर्टेंट है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले सब कारक इंपोर्टेंट है। और इसका इसका क्या निकालना है, इसका मात्रक तो आपको पता होगा ना, सबको बता देता हूँ, कभी उसे ही भूल गए हो। आपको पता है ये क्या मोलरता, ये क्या है, कोष्टक में लिख दो और अच्छा रहेगा, कोष्टक से अब तो पता चल गया मोलरता है। तो मोलरता का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है ना। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, सेकंड होता है। तो अगर ओवरऑल बनाओगे इसके, एक बार नीचे है ना ये दोनों, तो क्या होगा, मोल ऊपर रहेगा, ठीक है, और लीटर और सेकंड कहां जाएंगे, लीटर और सेकंड क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। आपको पता है इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ऊपर लेके जाओगे तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो मोल और लीटर की पावर क्या हो जाएगी, -1, तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -1। बहुत से बच्चों को तो यहाँ कंफ्यूज होता है, माइनस का मतलब क्या, इन्वर्स, ये माइनस क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स में करते हैं ना, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं माइनस आ जाता है, वही है। तो सीधी बात है, मात्रक भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी का बेस पेपर कर दिया पूरा, तो वो छोटी छोटी बातें भी पूछता है, आपको पता है। मात्रक हो गया, अभिकारक हो गए। अब देखो क्या होगा, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ दोनों पे कैसे पूछे जाते हैं, उस पर भी कैसे पूछा जाता है, इस पे भी कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कि जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास इसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले रहे हूँ मैं, ठीक है। अब इसकी दर समीकरण क्या है, क्या है दर समीकरण, देखो क्या है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल करा रही हूँ आपको, ये हो क्या, दर समीकरण क्या है आपको पता है, ये आई है इसकी दर समीकरण निकल के, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ए की पावर कितना 2 और बी की पावर कितना है 3। बात समझ आ गई। अब वो ऐसा चेंज करेगा, ए की और बी की जो सांद्रता है उनको चेंज कर देगा। जैसे उसने बोल दिया ए की सांद्रता को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, और बी की सांद्रता को आधा कर दिया, तो बताओ अब दर क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बात समझ आ गई। अब क्या करोगे आप, क्या करना है, देखो ये हो गया, तो इसे दर फर्स्ट मान लिया करो, ठीक है। अब उसने क्या किया, ए की सांद्रता को डबल कर दो, तो देखो 1-2 में नहीं कराता मैं, डायरेक्ट लिख दिया, रख दिया करो, वहां पे टाइम वेस्ट होता, वहां पे इतना टाइम नहीं होता। अब ए की सांद्रता को डबल किया है, तो आपको पता है कि ए की जगह आपको 2a लिखना है, सिंपल सी बात है। देखो बी की सांद्रता को आधा करा है, तो आपको पता है अब बी की जगह b/2 लिखना है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक रहता है, वरना लगाते फिरते आप 1-2 करके बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है। अब क्या होगा, अब निकालना है आपको, तो इसे बस क्या कर लिया करो, दर 2 कर लिया करो, दर 2 मतलब रेट सेकंड हो गया आर। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप ऐसे ही रहने दोगे, इसको क्या कर दोगे 2a कर दिया, 2a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर दिया b/3। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब क्या करना है आपको पता है, ए और बी तो ऐसे रहेंगे, नंबर का कर दिया करो जो भी लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो कितना आ गया, और नंबर को आगे लिख दिया करो डायरेक्टली, क्योंकि आप नीट कर रहे हैं, सीधी बात है, वहां पर तरीका पता होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना आपको, देखो ऐसे करके कितनी आसानी से हो जाता है। ए को अलग ले लिया ऐसे करके, क्योंकि ए का स्क्वायर करेंगे यही रहेगा, के ऐसे ही रहेगा, बी का 3 करेंगे तो बी का 3 भी क्या रहेगा, बी का 3 भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो नंबर का करना है, नंबर का 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 1/2 का स्क्वायर करोगे 3 करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 1/8। बात समझ में आ गई। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम। तो क्या होगा, दर इज इक्वल टू क्या होगा, दर 2 इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू के ए स्क्वायर एंड वी की 3। अब आपको पता है ये किसके बराबर है, दर फर्स्ट के, दर फर्स्ट के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दर 2 जो है वो क्या है 1/2 है दर फर्स्ट के। तो सीधी सी बात है, हमें पता चल गया यहाँ पे कि अब जो दर है सेकंड बार में वो पहली दर की कितनी है, देखो आधी है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। मेरे पास स्पेस नहीं, पहले से नोट करो फिर कराता हूं। अब इससे एक टाइप क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है ना हमारा, ये देखो ये वाला जो, इससे दर, दर इज इक्वल टू क्या होता है dx/dt, ठीक है। ऐसे कर लो या इसको कैसे कर लो,
मैंने भी बताया था, चाहे आप ऐसे ही कर लो, काय में से मोलरता में, राइट। तो इससे सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कोई ज्यादा हार्ड पूछता नहीं। अगर पूछेगा भी तो सीधी सी बात है, क्या पूछेगा आपको बता, यहाँ पे x2 हो जाएगा और यहाँ पे x1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा और यहाँ पे t1 हो जाएगा। बस ऐसे करके पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अगर वो डायरेक्टली पूछ ले कि 10 सेकंड में किसी अभिकारक की सांद्रता, जैसे एक ही सांद्रता मान लिया 5 ग्राम चेंज हो गई, या 0.5 मोलर चेंज हो मोल चेंज हो गई, तो सीधी बात है, तो अभी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे बोला ए से बी बनाए, क्या बनाए, ए से बी बनाए, ए से बी बनाए ना। अब देखो क्या था, एक ही जो मोलरता की बात चल रही है, यहाँ पे मोलरता मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक ही मोलरता कितनी थी, 1.5 थी, कितनी थी 1.5। तो आपको पता है प्रारंभ में क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा, और इस टाइम को क्या लेते हैं t0, और t0 का मतलब इसे t1 लेते हैं, ध्यान रखना t0 को क्या लेते हैं, t1 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला कि 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड का मीन्स ये क्या हो गया, आपको पता है इसे t2 लेते हैं, जो स्टार्टिंग वाला जो 0 होता है उसे t1 ले लेते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं। वहां पे तो मैंने बोलते था t0 t बराबर t, ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं तो उसको फर्स्ट वाली वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 0 को t1 और इसको t2। तो 10 सेकंड में उसने बोला कि इसकी मोलरता कितनी चेंज हो गई, मोलरता कितनी थी, इतनी थी ना, अब इससे 5 निकल गई, 0.5 से कितनी लेस हो गई, 5 लेस हो गई, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 0.5 बनी होगी। अब उसने पूछा कि आप बताइए अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किससे कर दोगे, इससे कर दोगे x2/x1। तो सीधी सी बात है, देखो पहले क्या था, पहले क्या था, पहले सीधी सी बात है, ये जो होता है इसको मान लेते हैं हम क्या, x1 पहले थी ना, 1 का मीन्स आप जानते हो फर्स्ट, पहले जो थी, जो भी कंडीशन थी, ठीक है, चाहे वो मोलरता है, कुछ भी है, टेम्परेचर है, तो 1 किसके लिए लगाते हैं, पहली फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे देखो कितना बचा घट के, अरे 5 घटा दोगे तो 1 ही बचेगा, 1 ही मोल बचेगी ना, ये क्या हो गई, ये हो गई x2, x2 हो गई। और टाइम देखो आपके सामने है, तो क्या कर दोगे आप डायरेक्टली लगा दोगे, देखो यहाँ पे x2 x1। अब देखो ये निगेटिव साइन का क्या काम होता है, देखो यहाँ पे कितना अच्छा काम दिखाएगा, यहाँ पे अभी हो गया। अब क्या करोगे, आप वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू देखो 1 है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप 1 लगा देंगे माइनस, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 है, और यहाँ पे कितनी है, देखो t2 की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड है, और t1 की वैल्यू कितनी है 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप बड़ी संख्या को घटाएंगे इसमें से छोटी संख्या में से, तो क्या आएगा माइनस में, तो क्या आएगा यहाँ पे 0.5 माइनस का आएगा, उस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए देखो माइनस दिया होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 0.5, और डिवाइड में कितना चल रहा है अपना 10, 0 घटाओगे कोई दिक्कत ही नहीं आती, सेम रहता है, तो क्या होगा 0.05, ये आ गई ना मात्रा, आपको पता ही क्या होगा, मोल, क्योंकि दर का समीकरण पता है ना आपको, क्या होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। तो इससे ज्यादा 8 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखना, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। तो थ्योरिकल देखो क्या है, थ्योरिकल जहां से थ्योरिकल पूछा जाएगा, थ्योरिकल भी मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या होगा, अभिक्रिया की दर किस किस पर डिपेंड करती है, उससे थ्योरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और थ्योरिकल क्वेश्चन देखना, आप उसे भी रेडी करके जाना, कि जो वेग स्थिरांक होता है हमारा के, ठीक है, ये किस किस पर डिपेंड करता है, वेग स्थिरांक के नहीं लगाते हम, किस किस पर डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है अभिकारक की क्या करता है, ये अभिकारक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया के ताप पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे दूसरी अभिक्रिया हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास है N2O5, यहाँ पे बनेगा NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2, यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस कर दोगे तो यहाँ पे लग जाएगा कितना, यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे 4 लग जाएगा। अब यहाँ पे समझना, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लिया उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है NO2 जो है, NO2 दे रखा है उसने कि NO2 कितना, NO2 जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, कितना चेंज हो रहा है 0.5 चेंज हो रहा है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, कितना चेंज हो रहा है। उसने बोला कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NO2 जो चेंज हुआ है, चेंज ही तो होता है, किसी की मात्रा कम से ज्यादा हो जाए या ज्यादा से कम हो जाए, चेंज का मीन्स होता है पहले से अलग डिफरेंट हो जाना, चेंज कहते हैं। तो उसने बोला इक्वेशन, जैसे मान लिया कि उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से इक्वेशन दे दी, और उसने बोल दिया कि इस इक्वेशन में N2 जो चेंज होता है, आपको पता है N2 क्या हो रहा होगा,
बढ़ रहा होगा, क्योंकि क्या है, क्या है, उत्पादक इसलिए बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसने बोला N2 कितना चेंज हो गया, कितना बढ़ गया, 10 सेकंड में 0.5 बढ़ गया। अब उसने पूछा अभिक्रिया की दर बताइए। क्या पूछा, अभिक्रिया दर। देखो समझना यहाँ पे, अभिक्रिया, अभिक्रिया दर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन पूछा उसने, अभिक्रिया दर पूछा। उसने पूछा कि ये जो है N2O5, N2O5 इसके अभी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। आपको पता है अभिकारक है ये, तो क्या होगा, कम होता जाएगा, मीन्स विलुप्त होगा। विलुप्त का मीन्स क्या होता है, कम हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा अब आपको दर बतानी है, किसकी दर, किसकी बतानी है, N2O5 की। किसकी दर बतानी है, N2O5 की दर बतानी है आपको। ठीक है, ये पूछ लिया उसने। अब एक उसने पूछ लिया, चलो मैं और भी करा देता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। और दर पूछ ली उसने O2 की। अब तुम्हें पता है जो घटेगा उसे बोल देंगे कि विलुप्त होने की दर, जो बनेगा तो उसे बोल देंगे बनने की दर। ये तो पॉइंट आपका क्लियर होगा। जो घटेगा क्या बोल दोगे उसे, तो हम बोल देंगे N2 के विलुप्त होने की दर, O2 बन रहा है तो यहाँ पे ये बोल देंगे O2 को बनने की दर। अब देखो क्या है, क्या दे रखा उसने। अब पहले देखो करने का तरीका समझना है, यहाँ पे पहले निकालते हैं अभिक्रिया की दर समीकरण। क्या निकालोगे आप, दर समीकरण, दर समीकरण। किसकी दर समीकरण है ये, अभिक्रिया की दर समीकरण। इसे ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखो, इससे निकालने स्टार्ट करेंगे। आपको पता है जो भी नंबर होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी नंबर क्या होगा, क्या होगा, वो दर नहीं निकाल ले हम। हाँ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, वो दर नहीं निकाल ले हम, ये वाली दर निकालना, dx अपॉन dt वाली। कौन सी वाली, dx अपॉन dt वाली। कभी सोचो वो निकाल लें, वो नहीं निकालने, यहाँ पे कौन सी निकालना, dx अपॉन dt की फॉर्म में। आप ध्यान रखो कि एक तो हमने निकाली थी दर कैसे, इस तरह से k लगा के, और k लगा के ऊपर कुछ ऐसे लिखा था, जो भी पावर थी ऐसे निकाली थी ना, एक ऐसे निकाली थी एक, और एक निकाली थी डायरेक्ट इस तरह से dx अपॉन dt। दोनों का पॉइंट ध्यान रखना। अगर इसे निकालोगे, इसे निकालोगे, देखो हाँ सही याद दिला दिया मुझे, अच्छा करा तुमने। अगर इसे निकालोगे तो आगे वाले नंबर कहाँ होंगे, ऊपर जाते हैं, पता है आपको। अगर इसे निकालोगे तो आगे वाले नंबर नीचे जाते हैं। दोनों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कौन सी निकाल रहे हैं हम, ये वाली निकाल रहे हैं। ये निकालते तो ऊपर जाते नंबर, ये निकालते तो नीचे जाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये निकालेंगे तो इसका 2 कहां जाएगा, नीचे, और क्या हो जाएगा आपको पता है, N2O5 आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पे क्या कर देंगे, उसे लिख देंगे जिसकी भी दर निकालना है, और यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, D2 आता है, या dt आता है ना। यहाँ पे देखो ये घट रहा है, माइनस आएगा, कोई दिक्कत। इससे अब इससे निकालना चाहो तो इससे भी तो निकाल सकते हो, इसी तरह से मैंने दोनों से बताया था ना, इससे भी निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या होगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इसी तरह से इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, d O2 को भी ऐसे ही आ जाएगा, और dt। यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, क्यों लगता है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब देखो किसी की भी दर कैसे निकालते हैं, समझना ध्यान से। अब यहाँ पे अगर अभिक्रिया की दर निकालनी है, क्या निकालनी है, अभिक्रिया की दर निकालनी है, तो किसी भी एक को उठा लो, किसी से भी निकाल सकते हो जो आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, किसी से भी एक से निकाल सकते हो। इसका यूज करके चाहो इससे निकाल दो, इसका यूज करके इससे, क्योंकि ये सब क्या है, अभिक्रिया की दर ही है। तो सीधी बात है, हमारे पास किसकी वैल्यू अवेलेबल है, NO2 की, तो हम इस वाले टर्म से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 1 NO2 है ना, ये NO2 है, तो 1/4। अब देखो यहाँ पे क्या है, डी, यहाँ पे सांद्रता कितनी है, dx अपॉन dt कितनी है, इसकी इतनी चेंज हुई है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 0.5 लगा देंगे। टाइम कितना चेंज हुआ, 10 सेकेंड, तो क्या लगा देंगे, 10 सेकेंड लगा देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा ना, पहले काट दो इसको। यहाँ पे गया कितनी बार, एक 1 बार गया। अब यहाँ पे कितना बचा, कितना बचा, 1 बचा ना, कितना हो गया हमारे पास, सीधी बात है 1 बचा 10 हो गया। 10 जब हो गया हमारा, तो क्या करें हम, देखो पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 टाइम जाएगा, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे 10 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0.012, ये आ गया। ये किसकी दर आ गई, अभिक्रिया की दर। अब ध्यान रखना, ये पॉइंट को अच्छे से समझना, ये पॉइंट को अच्छे से समझना, ये वाली बात समझ आ गई ना, कि हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अभिक्रिया की दर निकालनी किसी को भी आप यूज में लेके कर सकते हैं जो वैल्यू। अब किसी और की निकालनी है तो ध्यान रखना, उसमें उनको दो को उठा लो टर्म्स को, जिसकी वैल्यू एक की दे रखी है और दूसरे की जिसकी निकालनी है।
देखो क्या है, इसकी दे रखी है, ये बात ध्यान से समझना, इसकी दे रखी है, इसकी निकालनी है, तो इन दोनों टर्म्स को क्या कर लेंगे हम, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इन दोनों टर्म्स को क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। बात समझ आ गई, इन दोनों टर्म्स को उठा लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, N2O5 ये हो गया ना, और क्या है यहाँ पे dt 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 1/4, और यहाँ पे क्या है d N2/dt। कोई दिक्कत? ध्यान रखना, जिसकी दर निकालते हैं ये 1 2 3 डिवाइड में किस में लगते हैं, अभिक्रिया की दर में। अगर किसी की विलुप्त होने की दर या किसी के बनने की दर निकालोगे तो उसमें ये 1 2 3 नहीं लगते। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या निकाल रहे हैं हम, अभिक्रिया की दर, तब 1 2 ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या निकाल रहे हैं, अभिक्रिया की दर, तो देखो 1 2 नीचे लगा रहे हैं। लेकिन अगर किसी की दर निकालनी है तो वहां पे नहीं लगाते हैं। इसका मीन्स N2O5 की अगर दर निकालनी है तो इसको इतना ही इसकी दर है, और 1 2 जो होगा उसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसकी दर क्या है, N2O5 की दर जो होगी वो होगी N2O5। बात समझ आ रही है? और क्या होगा यहाँ पे dt, और ये 2 कहां पहुंचेगा, 2 का मतलब नहीं है, जो भी नंबर होगा आप क्या करेंगे, दूसरी साइड में लगा देंगे, NO2/dt। शायद बात आपको समझ आ गई होगी, ये वाली पॉइंट अच्छे से समझ लेना। ठीक है, जिसको भी क्या करना है, जिसकी दर भी निकालनी है, उन दो टर्म्स को उठाइए आप। उठाने के बाद क्या करना है, जिसकी दर निकालनी है उसमें नंबर नहीं आता, नंबर आपको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 अगर रहने दिया यहाँ पे तो ये किसकी दर है, ये तो अभिक्रिया की दर है। हमें किसकी दर निकालनी है, N2O5 की। तो इसका जो भी नंबर है 1 2 3 कुछ भी होगा, 1 से तो खैर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1/2 1/1 होगा, तो 1/2 3 कुछ भी है ना यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरी साइड में से भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, N2 की दर। ये पॉइंट ध्यान रखना कि किसी की भी दर क्या होती है, उसमें 1 2 कुछ भी लगा हो तो वो नहीं आता, उसे दूसरी साइड ले जाना पड़ता है। सॉरी मैं बार बार 1 2 बोल रहा हूँ, 1 नहीं, 2 3 4 कुछ भी है तो क्या होगा, उसे दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। बात क्लियर है? अभिक्रिया की दर में ये लगते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको। अब यहाँ समझ आ गया, तो ये क्या थे, ये थे दर समीकरण में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब करने वाले हैं हम अभिक्रिया की कोटि में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले करेंगे हम शून्य कोटि। क्या करेंगे, शून्य कोटि, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दो तरह की कोटि एक्सप्लेन कर रखी है, एक शून्य कोटि और एक प्रथम कोटि। तो क्वेश्चन भी वहीं से पूछा जाएगा, सीधी बात है। सेकंड कोटि थर्ड कोटि की बात ही नहीं कर रखी है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो पहले बात करेंगे हम कोटि। और आपको पता है कोटि कितनी तरह की, यहाँ पे एक्सप्लेन वैसे तृतीय कोटि तक होती है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में कितनी तक एक्सप्लेन है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। तो हम उन्हीं की बात करेंगे, सीधी बात है। कोटि क्या होता है, देखो कोटि सिंपल सी बात है, जैसे आपको जिससे दर समीकरण निकालना आता है, सीधी बात है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे मान लो 3b और यहाँ पे c प्लस के 3d, ऐसे करके कोटि आपको निकालनी है, तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दर समीकरण में देखो दोनों आने चाहिए, क्योंकि आपको पता चला ना दोनों से क्वेश्चन बनता है, दोनों का यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, अभी किया था हमने। तो इसमें दोनों होने चाहिए, लेकिन कोटि का काम इससे चल जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोटि निकालोगे तो ओनली आपको क्या निकालना पड़ेगा, वही दर समीकरण। दर समीकरण आपको पता है, कुछ नहीं करना होता, बस जो भी है यहाँ पे अभिकारक उसको क्या कर दो, पावर को लिख दो। और ये तो समझ में आ गया ना, दर कितनी तरह से निकलती है, अभी बताया था ना मैंने, एक तो डी के टर्म्स में और एक के टर्म्स में। उसमें मेनली फोकस करना, कभी वहां पे सोचो कि डी और टी है, कभी ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि उसकी पावर ऊपर, इसकी पावर ऊपर जाती है, उसकी पावर नीचे जाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे किसे कौन से टर्म्स में निकालनी है हमें दर, डी के टर्म्स में नहीं निकालनी, हमें के टर्म्स में निकालनी है, वेग स्थिरांक के टर्म्स में। अब होगा कि आपको बताया जो कोटि होती है, तो क्या होगा, जैसे दर समीकरण निकाला आपने, ठीक है, इसकी कोटि कुछ ज्यादा ही हो रही है, तो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, ये हो गया, तो ये हो गया, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट, तो क्या होगा, जो भी दर समीकरण होता है उसमें जो यहाँ पे अभिकारक है या उत्पादक है उससे मतलब नहीं है, जो भी होंगे अभिकारक है या उत्पादक है उनकी जो, वैसे मैंने बोला कोटि निकालते किससे, मोस्टली किससे निकालेंगे हम, अभिकारक से निकालेंगे। अभिकारक से निकालेंगे तो अभिकारक को फोकस देना आप, डाउट भी नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे जो कोटि निकालेंगे किससे निकालेंगे, अभिकारक टर्म से निकालेंगे, उत्पादक टर्म का यूज यहाँ पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये होगा, अब हम इससे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, हम अभिकारक टर्म्स का दर समीकरण लिखेंगे, हमने दर समीकरण लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कोटि का मीन्स होता है अभिक्रिया का जो दर समीकरण है, इसमें जो पावर लगी है उनको ऐड कर दो, वही कोटि होती है। तो 12th में पढ़ा था आपने, क्या करेंगे, कोटि कैसे हो जाएंगी, कोटि क्या करेंगे आप, इनको ऐड कर दो, a की पावर 2 b की पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो कोटि समझ में आ गया।
कोडी क्या होता है, सिंपल सी चीज है, क्या होगा, आप दर समीकरण निकालने के के में और किसका यूज करेंगे, आप अभिकारक का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है अभिक्रिया की दर अभिकारक से भी निकाली जाती है और उत्पादक से भी निकाली जाती है, लेकिन आप रिएक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप अभिकारक टर्म्स का यूज करना, उसी से यहाँ पे काम हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले दर समीकरण में जो बताया था अभी क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें दोनों से आनी चाहिए। यहाँ पे एक से ही आगे जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म से क्या करेंगे, दर समीकरण निकाल देंगे, उसकी क्या करेंगे, घातों का योग करेंगे, वो जो आती है उसे कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आणविकता भी बता देता हूं मैं, और एक होती है आणविकता। क्या होती है? आणविकता क्या होती है? आणविकता तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जितने अणु लिखे हैं, आगे क्या करें, क्या किए हैं, जितने अणु लिखे हैं, सीधी सी बात है, उनके अणुओं की संख्या। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो ए लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2v और यहाँ पे C+T ऐसे लिखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, आणविकता निकालने का सिंपल टर्म से, यहाँ पे कुछ दर समीकरण नहीं बनाना, बस आपको देखना है यहाँ पे क्या क्या लिखा है उसे ऐड कर देना है। यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा है 1, उसके आगे क्या लिखा है 2, तो आणविकता कितनी हो गई इसकी 1 + 2 = 3। कोई दिक्कत? बस ये होता है। तो आणविकता कोटि ये होती है, आपने 12th में पढ़ी है, सीधी सी बात है, आपको इतना तो आता होगा। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है नीट के अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा जाता है इन टॉपिकों से। बात समझ आ गई? इन टॉपिकों से क्या क्या पूछा जाता है, इनके आपकी एनसीईआरटी में ग्राफ भी दे रखे हैं, उस पर फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है ग्राफ भी दे देता है। वो ग्राफ दो तरह से देता है, एक तो पूछ लेता है कि कैसा ग्राफ होगा, और एक ऐसा देता है ग्राफ दे रखा है, उससे ग्राफ से क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है, राइट? तो क्या होगा, ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, 12 बेस्ट सबको पता होती है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, कोडी समझ आ गई, आणविकता समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे जो 12th में पढ़ा था, इसमें डिफरेंट आप देख लेना, क्या देख लेना, इसका जो डिफरेंट है। और मैंने एक चीज और बोली थी, अगर यहाँ पे कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो सबकी टॉपिक की वीडियो क्या है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई, आप वहां से उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ नहीं करा सकता, यहाँ पे मैं नीट के अकॉर्डिंग कराऊंगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं आपसे बोल दूंगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको इन टॉपिक को भी करके जाना है। तो क्या करना है आपको, आणविकता और कोटि में डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको पता है नीट में कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन थ्योरिकल भी बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री में बनाए जाते हैं ना, या असेसन रीजन के कथन और कारण जो होते हैं, कथन और कारण जो होते हैं ना, उसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वो इस टाइप के ही बनाए जाते हैं मोस्टली, किससे, कि जो केमिस्ट्री की थ्योरी है, तो थ्योरी से उठाए जाते हैं वो क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि कहाँ पूछा जाएगा, असेसन रीजन में ज्यादा पूछा जाएगा, ये भी पता चल गया होगा आपको, और जहां जहां मैं बोलूँ उस टॉपिक को आपको थ्योरिकल को रेडी करके जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों में डिफरेंट आपको देख के जाना है, ठीक है। मैंने बोल दिया, आपको दिक्कत आए तो मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका सोल्यूशन सबका कर रखा है मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ये चीज बताने वाली नहीं है, इसे क्या बताना है, मैंने 12th में करा रखा है, आप जाके वहां पे देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे वो बताना है जो नीट के अकॉर्डिंग अलग है 12th से एकदम, और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब आते हैं हम शून्य कोटि पर, किस पे आते हैं, शून्य कोटि। ध्यान रखना यहाँ पे किस पे आना है हमें, पहले शून्य कोटि पे। शून्य कोटि देखो क्या होगा, शून्य कोटि ऐसी होती है, उसकी दर यहाँ पे देखो कितना आया 3, तो 3 कोटि की हो गई, इसका मीन्स यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0, तभी तो शून्य कोटि की होगी। इसका मीन्स ये होता है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है हमारी, कोई रिएक्शन हमारी हो रही है, ए से रिएक्शन बन रही है बी, तो मोस्टली ये रिएक्शन एचबी में होती है। एचबी का मीन्स प्रकाश, सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट में रिएक्शन होती है। तो ये सनलाइट में रिएक्शन चल रही है, अब ये सनलाइट में रिएक्शन जो है वो इसकी अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड। इसका मीन्स ये होता है, शून्य कोटि का मतलब होता है जो यहाँ पे अभिक्रिया की दर होती है, वो अभिकारक की सांद्रता से कोई लेना देना उसका नहीं होता। अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है, कम है, क्या है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो अलग जो यहाँ पे इफेक्ट करने वाले कारक होते हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे क्या है, किस पे डिपेंड कर रही है अभिक्रिया की दर, सनलाइट पे, तो इसका मीन सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो अच्छे से चलेगी, सनलाइट कम मिलेगी तो स्लो चलेगी। तो ये इनकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, ये अलग कारकों पर डिपेंड करती है, ध्यान रहेगा। तो सीधी बात है, यहाँ पे क्या होगा, आपको पता चल गया ना शून्य कोटि का मतलब, अगर दर समीकरण आप निकालोगे यहाँ पे, तो इसकी जो सांद्रता होगी, सांद्रता को आपको पता है कितने टर्म्स में दिखा सकते हैं, सिंपल सांद्रता में दिखा सकते हैं, मोलरता में दिखा सकते हैं, ठीक है, किसी में इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है मैं मोस्टली मोलरता में दिखा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मोलरता में सोल्व करते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सिंपल सी बात है कि इसकी सांद्रता किस पे डिपेंड नहीं करती, अभिकारक की सांद्रता पे कोई भी डिपेंड नहीं करती, अभिक्रिया की दर। पहला पॉइंट क्लियर है, अभिक्रिया की दर इस पे डिपेंड नहीं करती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर हम दर समीकरण देखें, अगर हम दर देखें,
दर देखिए, तो यहाँ पे डायग्राम भी ध्यान रखना। डायग्राम पहली बात तो इसके एग्जाम्पल आपको करके जाने, क्या करके जाने, शून्य कोटि के और प्रथम कोटि के जितने एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल आप देख के जाएंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है पूछ लेता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, दर आपको पता चल गया, ठीक है। अगर ग्राफ पूछे, अगर ग्राफ पूछे तो क्या होगा, क्या दर इस पे डिपेंड करती है, नहीं ना। अगर इसकी अभिकारक की सांद्रता में बढ़ा दूं तो क्या दर पे असर पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान रखना इसकी जो डायग्राम है अच्छे हैं, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के जो सॉरी द्वितीय कोटि तो नहीं पूछी जाती, प्रथम कोटि और शून्य कोटि के डायग्राम आप देख के जाना। जैसे मान लो अब मैं देखता हूं क्या दर में और ए में क्या रिलेशन है, ए का मतलब अभिकारक की सांद्रता में, तो मैंने यहाँ तो बना दिया दर, क्या बना दिया, यहाँ पे ये दर है ना, ये मैंने ले लिया दर, और यहाँ पे ले लिया हमने क्या ले लिया, अभिकारक ए की सांद्रता। तो क्या अगर मैंने क्या किया, अभिकारक की सांद्रता, देखो इस साइड को क्या होगा, ये तो आप नॉर्मल सा डायग्राम तो आप बनाने जानते हैं ना, इस साइड का मीन से अगर ऐसे चलेंगे तो क्या बढ़ रहा है, ए की सांद्रता बढ़ रही है, ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। तो क्या अभिक्रिया की दर इस पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही, तो इसका ग्राफ ऐसे दे रखा होता है। ऐसे क्यों दे रखा होता है, देखो ए की सांद्रता अगर हम बढ़ा भी रहे तो अभिक्रिया की दर इतनी की इतनी, जैसे मान लो यहाँ पे ये देखो पॉइंट है ना, कोई स्टैंड, तो अभिक्रिया की दर इतनी ही है, अभिकारक की सांद्रता कितनी भी हम बढ़ा रहे हैं, कोई डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही ना। तो इस तरह से जो ग्राफ दे रखे आपको देख लेने हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। अब देखो क्या होगा, ये बात समझ आ गई। और फिर क्या होता है, फिर होता है हमारा शून्य कोटि का, क्या होता है, यहाँ पे दोनों कोटि एक साथ करा रहे हैं, शून्य कोटि हो गया। अब लेंगे हम प्रथम कोटि को, किसे लेंगे, प्रथम कोटि। अब आपको समझ हो गया, नाम से ही पता है प्रथम कोटि का मीन्स प्रथम घात पे निर्भर करेगा, जितनी घात पे निर्भर करता है इतनी कोटि होती है। तो जैसे मान लो ए से हमारा बी बना है, ए से बी बना है, दोनों के एग्जांपल अच्छे याद करके जाना। ए से बी बना हुआ है, अगर इसकी हम क्या निकालें, दर समीकरण निकालें, तो आपको पता है दर समीकरण क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये आएगा ना, वन घात इसकी, वन घात पे, तो कोटि कितनी हो गई इसकी, कोटि कितनी हो गई, कोटि कितनी हो गई, वन हो गई, सिंपल सी बात है, कोटि वन हो गई ना। एक निकाला जाता है इनका, क्या निकाला जाता है, एक निकाला जाता है इनका वेग स्थान समय, ये निकाला जाता है ना, वो इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है वो, हमारा जो इक्वेशन है वेग स्थिरांक में, इसमें वो क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 पे a और a माइनस एक्स, ये होता है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन होता है। अब देखो ये क्या है, आपको पता है वेग स्थिरांक है, ये सिंबल जरूर याद होनी चाहिए, वरना न्यूमेरिकल एक भी नहीं हो पाएगा। ये क्या है, वेग स्थिरांक, टी क्या समय, ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है, टी समय के बाद सांद्रता, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम निकालते हैं इनके अर्धायुकाल, क्या निकालते हैं, अर्धायुकाल निकालते हैं ना। यहाँ से क्वेश्चन देखो, इन इक्वेशन से क्वेश्चन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वहां से न्यूमेरिकल ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, बात समझ आ रही है। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका अर्धायुकाल, क्या निकालना है, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल का मीन्स क्या होगा, देखो यहाँ पे ए और एक्स भी समझ लेना, यहाँ पे ये है, अभी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, याद करो, मैंने बोला था टी वन कितना लेते हैं हम, 0, ठीक है, तो इसकी सांद्रता कितनी थी, a, और इसकी थी 0, 0 हो गई ना। टी टू बराबर कितना ले लिया हमने, टी ले लिया, इसमें क्या हो गई, इसमें से कितनी निकल गई सांद्रता, x निकल गई, और इसकी कितनी बन गई, x बन गई। तो देखो यही तो है टी समय पे सांद्रता, इसकी तो बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या a है, प्रारंभिक सांद्रता। अब तो समझ आ गया होगा, ये इस तरह से होता है, राइट, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब आपको करना क्या, देखो यहाँ पे करना है आपको अर्धायुकाल। अर्धायुकाल का मीन्स क्या होगा, अर्धायुकाल का मीन्स होता है वह समय जिसमें इसकी सांद्रता क्या हो जाए, आधी हो जाए। आधी का मीन्स अगर ए है प्रारंभिक सांद्रता तो कितनी निकल जानी चाहिए। अब बात करते हैं अर्धायुकाल पे, किस पे, अर्धायुकाल पे कितनी निकल जानी चाहिए, आधी निकल जानी चाहिए। आधी का मीन्स a/2 निकल जानी चाहिए। तो क्या होगा, देखो अर्धायुकाल अगर देखें तो टाइम t2 क्या ले लें, अब हम t2 क्या ले लें, t1/2 अर्धायुकाल ले लें। तो अर्धायुकाल में क्या होना चाहिए, अर्धायुकाल में क्या, t2 मान लो इसको या t मान लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर t2 से कंफ्यूज हो रहे हो तो t बराबर t/2 लिख देंगे। तो क्या होगा, यहां पे देखो कितनी निकलनी चाहिए, a/2 निकलनी चाहिए, और इसकी कितनी बननी चाहिए, a/2 बननी चाहिए। जब आप लेस करेंगे तो कितना बन जाएगा, अरे ये किसकी वैल्यू है, ये तो पता है ना, ये a माइनस एक्स की वैल्यू है, और ये क्या है, ये पहले वाली a की वैल्यू है।
तो a माइनस एक्स अगर आप निकालें तो कितना आएगा? अरे आधा निकल गया तो आधा ही तो बचा, ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं। ये हो गया, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? a माइनस एक्स की वैल्यू। a माइनस एक्स की वैल्यू a की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे पुट कर देंगे आप, क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो क्या होगा कि अब आपको पता है 2 पॉइंट क्या होता है 303, और यहाँ पे t कितना हो जाएगा, समय कितना ले रहे हैं हम, t बराबर t1/2 अर्धा इक्वल ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा log 10 और a कितना a, और a माइनस एक्स कितना आया हमारा a/2। आपको पता है a से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, log 10 पे आपकी पता है log 10 पे 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल इसका क्या आता है, फाइनल इसका आता है 0.693 बाई t1/2। ये सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है और इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो बनेंगे कौन से बनेंगे, जैसे मैंने आपको 12th में कराए थे, प्रथम कोटि की जो क्वालिटी है, प्रथम कोटि की क्वालिटी, उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, उससे ग्राफ बनने के भी चांसेस रहते हैं। जैसे देखो प्रथम कोटि का अर्धायुकाल किस पे डिपेंड नहीं करता, देखो ये प्रथम कोटि का क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं फॉरवर्ड करके 0.693 बाई के। तो देखो ये क्या है, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल है ना। अभी मुझे ये बताइए प्रथम कोटि का अर्धायुकाल, क्या यहाँ पे इस टर्म्स में सांद्रता आ रही है, अभिकारक की कोई सांद्रता आ रही है यहाँ पे, नहीं आ रही ना, तो इसीलिए इसकी ये क्वालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्वालिटी है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर, ये तो किसी भी सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो क्या बोला उसने कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इक्वेशन का। बात समझ आ गई, अरे बात समझ में आ गई ना। तो इसके जो इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट है मैं करा रही हूँ। एक तो अर्धायुकाल वाला समझ में आ गया, डिपेंड नहीं करता। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो इसका ग्राफ बनाने वाला हूं, दर क्या है, दर अनुक्रमानुपाती ए की पावर 1 के बन के। इसका मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे दर बढ़े सांद्रता बढ़ेगी वैसे पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल बढ़ेगी ना, क्या बढ़ेगी, दर भी बढ़ेगी। तो इसका अगर ग्राफ बनाए हम दर का, दर एंड अभिकारक की सांद्रता का, तो आपको पता है जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ेगी, बिल्कुल सेम बराबर। तो क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा ना, कोई डाउट कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अगर हम बढ़ाएं दर इसका अर्धायुकाल का बनाए किसमें, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में, तो इसमें तो प्रारंभिक सांद्रता है ही नहीं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको e की पावर 0। e की पावर 0 का मीन्स क्या हो गया कि हमारा अर्धायुकाल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर अभिकारक की डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो कैसा ग्राफ जाएगा इसका, जैसा कि शून्य कोटि का ये वाला ग्राफ गया था। बात समझ आ गई ना, ये डिपेंड इस पे कर रहा था तो ना ये डिपेंड इस पे कर रहा है। तो t1/2 अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे यहाँ पे आप t1/2, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे a की पावर 0, तो इसका ग्राफ भी क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। तो 2-3 क्या है इसके जो यहाँ पे ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है और ये वाले इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना है, यहाँ पे शून्य कोटि की जो इसके दे रखे हैं एनसीईआरटी में एग्जांपल्स कर लेने हैं, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताए हैं मैंने कि किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती, सांद्रता पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, इस टाइप के जो इसके नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है वो देख लेने हैं और क्वेश्चन देख लेने हैं इसके। ठीक है, अब मैं कराता हूँ इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट सब समझ आ गए, तो क्या क्या करना है इसमें, आपको एक तो ग्राफ करने, ठीक है, ग्राफ करने जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपको वो ग्राफ करने, और समझ तो आगे ग्राफ कैसे करते हैं, इक्वेशन से आपको निकालने हैं ग्राफ, राइट। और फिर उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि ये तो सिंपल है, फॉर्मूला बेसिक तो होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अर्धायुकाल कितना होगा, नॉर्मल जैसे 12th में पूछे जाते हैं कि अर्धायुकाल बताइए इसका अर्धायुकाल कितना होगा, उसने के दे दिया या प्रारंभिक सांद्रता दे दी, उसने बोल दिया कि एक्स निकल गया इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कितने गुना होगी, कितने गुना नहीं होगी, तो बस मैं बताता हूँ कैसे होगा, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे तुमसे नहीं आते तो सिंपल भी हार्ड लगते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम ऐसे कोई बी बना हुआ है, प्रथम कोटि पे ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रथम कोटि पे पूछे जाते हैं। ऐसे बी बना हुआ है ऐसे भी। अब देखो क्या होगा, जैसे माना कि उसने बोला कि 3 कंडीशन में, ध्यान रखना, एक तो परसेंटेज में देता है, ये क्या देता है परसेंटेज में, एक बोलता है कि 3/4 निकल गया, 5/3 निकल गया, ऐसे कुछ बोलता है, तो 2 कंडीशन में बोलता है। इस चीज पे फोकस करना, वहां पे दिक्कत आती है, वहां पे मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे उसने बोला कि ए से 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद कितना निकल जाता है, इसकी प्रारंभिक मात्रा का 3/4 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, 3/4। तो इस कंडीशन में जब
आपको भिन्न टाइप में देता है वो वैल्यू निकलने वाली, तो आपको अपने साइड से ए को 1 मानना है। ध्यान रखोगे क्या करना, 1। जैसे एक एग्जांपल कराता हूं मैं, ए से प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका क्या था, उसने बोला कि क्या हो गया कि इसका कितना निकल गया, इसमें से निकल गया इसका प्राणविक मात्रा का कितना 3/4 निकल गया। कितना निकल गया 3/4। अब प्राणविक मात्रा तो उसने बोली नहीं, तो प्राणविक मात्रा को क्या करोगे आप अपनी साइड से, आप अपनी साइड से 1 मान लोगे। ठीक है, क्या करोगे 1 मान लोगे, आपको पता है जितना निकलेगा इतना इसका बनेगा, ये तो होगा ना, ये हो गया। तो बात समझ आ गई। तो a माइनस एक्स की प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइड में करना, तो a क्या माने, a क्या माने, तो ध्यान रखोगे a क्या मानोगे आप, a को मानोगे 1 मानोगे, a को 1 मानोगे, तो a माइनस एक्स कैसे निकालोगे आप, a माइनस एक्स उसने बोल ही दिया कि प्रारंभिक मात्रा का कितना निकल गया 3/4 निकल गया। यहाँ पे आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे लगाओ a और इसको लगाओ a माइनस के a 3/4, ऐसे नहीं करना, बहुत अजीब लगता है वो, तो हार्ड भी पड़ता है। बस क्या करना है, ऐसा प्रारंभिक मात्रा क्या कर लिया आपने 1 मान ली, और जितना निकल गया इतना लगा दिया। ठीक है ना, अब उसकी मर्जी है यहाँ पे कि वो क्या पूछ ले, तो यहाँ पे माना कि उसने दे दिया कितना निकला 3/4, यहाँ पे उसने टाइम दे दिया कि कितने टाइम में निकल गया 10 सेकंड में निकल गया। तो आपको बताया उसने क्या दे दिया, ए तो दिया नहीं, ये अपने साइड से मान लिया हमने, मानना पड़ता है ये, और उसने बता दिया कितना निकल गया, तो a माइनस एक्स, तो हमारे पास किसकी वैल्यू, a की वैल्यू है, a माइनस एक्स की वैल्यू t की वैल्यू है, तो सीधी बात है क्या पूछेगा, वेग स्थिरांक पूछेगा, तो वेग स्थिरांक पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे निकाल देंगे आप 2.303 अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे t लगा देंगे log 10 और a माइनस एक्स। बात क्लियर है, a माइनस एक्स लगा देंगे ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब वैल्यू है आपके पास, पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, इस समीकरण पे। एक क्या होता है, एक जब ये बोलता है कि 25% निकल गया या 30% निकल गया, तो कैसे सोल्व करोगे, ऐसे तो सोल्व कर दोगे, अब ये तो समझ आ गया। अगर बोला कि ए का 25% निकल गया, देखो एक तो टाइप ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक टाइप इसमें यह आता है कि वो परसेंटेज में पूछता है, क्या पूछता है, परसेंटेज में। उसने पूछा कि एक ही प्रारंभिक सांद्रता का 25% निकल गया, क्या निकल गया 25% निकल गया, तो क्या करेंगे आप, सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, यहां पे आपको ए कितना मानना है, अगर परसेंटेज में दे रखा है तो ए को क्या मानना है आपको, ए को मानना है प्रारंभिक 100, कितना मान लोगे 100 मान लोगे, क्योंकि बोला उसने ए का कितना, उसने बोला कि 10 सेकंड बाद ए का, या 20 सेकंड बाद, उसने बोला कितने सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, उसने बोला कि 20 सेकंड बाद ए का कितना निकल गया 25% निकल गया, तो ए तो नहीं बताया उसने कितना है, तो ए अपने साइड से आप कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। बात समझ आ रही है ना, अगर उसमें डिवाइडेशन में बोला है कि इतना निकल गया 3/4 या 5/3, तो आप ए अपनी साइड से 1 मानेंगे, ये फोकस से ध्यान रखना। और अगर उसने परसेंटेज में बोला है कि 25% निकल गया, 30% निकल गया, तो ए अपने साइड से 100 मान लेंगे। तो उसने बोला 20 सेकंड में कितना निकलेगा 25%, तो आपको पता है क्या कर देंगे आप, 100 में से क्या कर देंगे 25 लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा 75 बचेगा, ये वैल्यू ए की और ये ए माइनस एक्स की, ये हो गया, और टाइम आपको पता है। ठीक है, तो आप फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेग स्थिरांक जैसे क्या किया उसने, वेग स्थिरांक पूछा है, क्या कर देंगे 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका टी log 10 पे ए और ए माइनस एक्स। बात समझ आ गई, तो इस तरह से कंफ्यूज करता है वो, इस तरह से आपको पूछ लेना है। एक टाइप और पूछ सकता है इससे, यहाँ से टाइप नंबर 3 क्या पूछ सकता है, देखो टाइप नंबर 3 ये पूछ सकता है कि दो को कोरिलेशन कर दिया, कि इसके 3/4 निकलने में लगा टाइम, इसके 2/5 निकलने में टाइम का 3 गुना है या 4 गुना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है, इस टाइप के 12th में भी बताई थी ना मैंने, 12th में बताए थे ना कि 10% निकला, फिर 20% में निकला समय जो है इसका 3 गुना है, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो क्या करना है आपको, दो इक्वेशन बना लेनी है इस टाइप से, क्या बना लेनी है, दो इक्वेशन बना लेनी है, उनको दोनों को डिवाइड कर देना है। बात समझ आ रही है ना, जैसे मान लो देखो उसने पहले तो ये बोला कि इसका जो पहले 20% निकलता है, मैं फॉर एग्जांपल करा रही हूँ, सीधी बात है कि क्या निकलता है, ए का 20% निकलता है, कितना निकलता है 20%, तो इसके 20% में निकलने में लगा समय जो है इसके 5% में निकलने समय के 3 गुना है,
फॉर एग्जाम्पल, तो पहले क्या बोला उसने कि इसका 5% निकलता है, कितना निकलता है इसका 5%, तो ए क्या मान लेंगे आप 1 मान लेंगे, और आपको पता है एक्स 5% का मीन 5 मान लेंगे, ठीक है, परसेंटेज में है तो क्या मानेंगे 1 नहीं मानेंगे 100 मानेंगे, तो ए कितना बोल दिया 5% निकल गया, तो आपको पता है ए माइनस एक्स कितना आ गया, अब आपको पता ही है ए माइनस एक्स आप निकाल देंगे, ए माइनस एक्स कितना आ गया 95, ये आ गया। तो उसने बोला है इसमें जो लगा समय है, इसमें क्या है, इसमें जो लगा समय है, ठीक है, वो क्या है, अब 20%, 20% में लगे समय का क्या है, देखो उसने ऐसे बोला, पहले आप समझ लो क्वेश्चन पूरा, एक क्वेश्चन उसने ऐसे दे दिया कि कितना निकल रहा है 5%, और एक क्वेश्चन उसने दे दिया कि कितना निकल रहा है, अब बोला उसने कि यहां से निकल रहा है 20%, कितना निकल रहा है 20, तो एक्स कितना हो जाएगा 20, और ए माइनस ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस की 20 इज इक्वल टू 80, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे बोला कि जो 20% निकलने में जो लगा समय है वो 5% निकलने में लगे समय के दुगना है या तिगुना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो क्या करना है, पहले एक इक्वेशन आपको इससे बना लेनी है और फिर इस इक्वेशन इससे बना लेनी है, फिर दोनों को क्या कर देना डिवाइड, क्योंकि पता है आपको इससे इक्वेशन बनेगी, जैसे किसमें कंपेयर करानी है आपको समय में, तो क्या करेंगे, अरे जिससे निकालना होता है उसे ले लेते हैं यहाँ पे, तो कई को क्या कर देंगे नीचे कर देंगे, तो एक इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, जैसे मान लो यहाँ पे कितना निकल रहा है 20%, और यहाँ पे कितना निकल रहा है 5%, तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो, पता रहेगा कि किसके लिए निकालना है, तो 5% के लिए निकाल लेना, तो ऐसे कर देंगे आप 2.303 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे log 10 आ जाएगा, और यहाँ पे a, और a कितना अपने पास 100 है, और a माइनस एक्स कितना अपने पास 95, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, और फिर क्या बन गई 20% वाली सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 ही है, राइट, और यहाँ पे क्या करेंगे आप 80 है, तो क्या करेंगे ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, तो क्या करेंगे फिर गुना पूछता है, तो आपको पता है कि सेकंड में से क्या करते हैं हम, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, और आपको पता है कि आपके पास किस इस तरह से इंटरफेस आएगा 5 इंटू क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन क्या करेंगे आप नीचे वाली ऊपर लिख लेंगे इस तरह से 2.303 log 10 पे कितना है, ये लिखेंगे 20 एंड 80, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो के है ना, और यहाँ पे कितना है 2.303, और यहाँ पे भी क्या आएगा के, और 10 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 95, और इसको क्या कर देते हैं हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है इस तरह से, 20% का ये और ये 5% का है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास log 10 पे 100, इससे काट दो इसको, तो क्या होगा 10, ये काट देना, तो हमारे पास बचा 10/8, और यहाँ पे बचा हमारे पास log 10 पे कितना, यहाँ पे 100/95, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी कर लेंगे ज्यादा, ठीक है। लेकिन मैन यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, मैंने बोल दिया या तो इनके नेचुरल जो गुण है, क्या है इनके जो गुण है, या इनके ग्राफ है, इनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इनसे न्यूमेरिकल से पूछ तो सकता है वो, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इनसे कम पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, प्रथम कोटि और द्वितीय प्रथम कोटि और शून्य कोटि के जो क्या है क्वालिटी है, इनके जो ग्राफ है, बात समझ आ रही है, इनकी क्वालिटी इनके ग्राफ, ठीक, और जो 10 समीकरण के जो मैंने कराए थे पहले क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, बात समझ में आ रही है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछने के चांस कम रहते हैं। क्वेश्चन कौन से पूछने के चांस रहते हैं, जो मैंने बताए थे, जीरो कोटि मतलब शून्य कोटि और प्रथम कोटि के जो इंपोर्टेंट पॉइंट है हिंदी वाले जो लिख रखे होते हैं, विशेषताएं मतलब जिसे कहते हैं हम, वो इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उन्हें अच्छे से करना है एग्जाम्पल, और जो क्वेश्चन है वो किसके दर्श समीकरण के, किसके दर्श समीकरण से दोनों तरह से कराए थे, ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं, राइट। इनके क्या इंपोर्टेंट है, इनके इंपोर्टेंट है इनके जो बेसिक है, बेसिक, और इसके क्या जो ग्राफ है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, बाकी सिंपल ये वाले क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये पूछेगा भी तो, लेकिन चांसेस उन्हीं के ज्यादा रहते हैं, इनके कम चांसेस रहते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट करो। अब यहाँ पे देखो मैं ग्राफ बनवा ही देता हूँ, ठीक है, कभी प्रॉब्लम आए तो, कि इंपोर्टेंट ग्राफ क्या है, इसके 5 इंपोर्टेंट ग्राफ है, इन्हें आपको समझ लेना है। अब आपको पता है देखो क्या होगा, एटी का मीन्स क्या होता है, एटी का मीन्स होता है टी समय के बाद सांद्रता, ए नॉट का मीन्स क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता,
और टी क्या है, टाइम। तो जैसे जैसे देखो इसका क्या है, टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, तो सांद्रता क्या होगी, घटेगी। प्रथम शून्य कोटि की बात कर रहे हैं हम, सांद्रता क्या होगी, अरे दर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जब उत्पाद बनेगा तो सांद्रता तो घटेगी अभिकारक की, घटेगी कि नहीं घटेगी। तो सीधी सी बात है, इसका ग्राफ कैसा आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, हम करेंगे यहाँ पे इसका ग्राफ, तो आपको पता है ये क्या है हमारा, ये है टी समय पर सांद्रता। हम किस में ग्राफ निकाल रहे हैं, समय के साथ। समय के साथ क्या होगा, जैसे जैसे समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा, सांद्रता क्या होगी, टी समय पर घटती जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये इसका ग्राफ आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा इसका ग्राफ, ये आ जाएगा। आपको पता है देखो यहाँ पे जो इसका क्या है, दर है, वेग है, तो प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, तो इसका ग्राफ निर्भर नहीं करता। मीन्स यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, सांद्रता है इसकी, सांद्रता है ना इसकी। यहाँ पे क्या है इसकी, ये हमने दर ले ली dx अपॉन dt, तो क्या ये इस पे डिपेंड करती है, नहीं ना। तो इसे कितना भी बढ़ाओगे आप, ये कांस्टेंट रहेगी, ये बढ़ेगी ना घटेगी। अब यहाँ पे देखो अर्धायुकाल क्या है, यहाँ पे इसका अर्धायुकाल क्या है, जब ग्राफ निकालते हैं तो अनुक्रमाती में बना लिया करो, बाकी सबके हटा दिया करो, जिसमें ग्राफ निकाला करो उसे रहने दिया करो। तो यहाँ पे किस में निकाल रहे हैं, इसमें। तो आपको पता है ये क्या है, इसके अनुक्रमाती है, तो इसका मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे जितना ये बढ़ेगा इतना ही ये बढ़ेगा। तो हम देखें कि इसमें इसके अर्धायुकाल में, इसमें अर्धायुकाल में और ए में ग्राफ, तो क्या जाएगा, बिल्कुल पैरेलल लाइन जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल बढ़ रहे हैं। जितना ये बढ़ेगा इतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये समझ आ गए। अब यहाँ पे इसमें दो ज्यादा इंपोर्टेंट ग्राफ है जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक तो ये आपको पता है, यहाँ पे क्या देखो, ये ग्राफ इसके क्या जाएगा, सेम जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसकी दर सांद्रता पे निर्भर नहीं करती, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे इसका अर्धइक्वल इस पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या होगा, इसका ग्राफ भी सेम जाएगा। देखो इस पे डिपेंड ना करने वालों का ग्राफ कैसे जाता है, यहाँ पे तो है हमारा अर्धइक्वल, क्या है यहाँ पे, अर्धयुकाल, ठीक है। और ये है प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है, नहीं ना। तो ये भी इसका ग्राफ भी ऐसे पैरेलल जाता है, क्यों, क्योंकि आप ए को कितना भी बढ़ाएंगे इसका t1/2 पर कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा इस वैल्यू में। यहाँ पे देखो इसका ग्राफ किसके साथ जाएगा, ये इसका अर्धायुकाल देखो अनुक्रमाती है 1 के पावर के, तो इसका क्या है, दर अनुक्रमाती है, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, बिल्कुल सेम जाएगा। एक ही क्या जाएगा, एक ही पावर के क्या जाएगा इसका ग्राफ 1 के, इसका भी dx अपॉन dt का क्या जाएगा, सेम जाएगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है। मैंने करा दिया इसलिए कि कभी कभी दिक्कत आए आपको। तो ये 5 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप कर लेना इनको। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 2-3 टॉपिक और बचे हुए इसके जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इसके 2-3 टॉपिक और इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम उसको करने के बाद चैप्टर क्लोज कर देंगे। एक तो आता है इसका, देखो क्या, एक हाँ बेक पे को दे रखा है इसमें। एक पहले सीखते हैं हम सक्रिय ऊर्जा, क्या सीखते हैं, सक्रिय ऊर्जा। ध्यान रखना सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। सक्रिय ऊर्जा का मीन्स होता है, जैसे मान लो कि 12th में पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, 33% मिनिमम चाहिए ना। अगर 33% नहीं होंगे तो वो पास नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा का मीन्स होता है, जिस अभिकारक के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होगी, इससे कम ऊर्जा होगी, तो वो अभिक्रिया नहीं कर सकता। बस इतना याद रखना है आपको। क्या सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, अभिक्रिया करने के लिए जरूरी होती है। जैसे 12th में पास होने के लिए 33% जरूरी है ना, ऐसे सक्रिय ऊर्जा के बराबर अभिक्रिया, अगर अभिक्रिया करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ए से बी बना और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अभिक्रिया करेंगे ना, तो इनके पास कितना, और सक्रिय ऊर्जा हर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा फिक्स होती है। जैसे मान लो इसकी सक्रिय ऊर्जा, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि यहाँ पे इसकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है, उसने सक्रिय ऊर्जा दे रखी है इसकी कि इसकी 20 जूल है। कितनी जूल है, 20 जूल है इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा। तो जिसके पास 20 जूल ऊर्जा होगी, वही क्या कर सकता है, इस अभिक्रिया को कर सकता है, रिएक्शन में भाग ले सकता है। वह अणु भाग लेंगे, कितने अणु भाग लेंगे, कौन से, वही केवल वो अणु भाग लेंगे इस अभिक्रिया में जिनके पास 20 जूल ऊर्जा होगी। बात समझिए, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। जस्ट 12th वाले एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर पास होना है तो 33% नंबर होने चाहिए। इसका मीन्स अगर ये अभिक्रिया करनी है, इस अभिक्रिया में भाग लेना है, तो सीधी बात है सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, ये सक्रिय ऊर्जा होती है, ठीक है ना। जिस जिस अणुओं के पास क्या होगी, सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होगी, वो तो अभिक्रिया में भाग लेंगे, जिनके पास कम होगी वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। और आपको पता है ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सक्रिय ऊर्जा का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सक्रिय ऊर्जा का आपको पता है दो तरह की अभिक्रिया होती है, ऊष्मा, एक तो ऊष्मा क्षेपी होती है,
ठीक है, ऊष्मा क्षेपी होती है और एक ऊष्मा शोषी होती है। तो पहले मैं ऊष्मा क्षेपी का ग्राफ बताता हूँ आपको क्या होगा। अब आपको पता है, देखो सक्रिय ऊर्जा ग्राफ निकाल लें हम। सक्रिय ऊर्जा ये है उत्पाद, ये नहीं उत्पाद नहीं, अभिकारक। ये है क्या हमारे अभिकारक कारक, ये क्या है अभिकारक, राइट। और यहां पे ले लिया हमने, ये है उत्पाद। अब देखो ग्राफ निकालना हमें, ध्यान रखना ऊष्मा क्षेपी में क्या हुआ, ऊर्जा क्या होगी, नहीं समझ आया, देखो ए से बी बना, क्या बना ए से बी, तो क्या हुई ऊष्मा क्षेपी का मीन्स कुछ ऊर्जा क्या होगी यहां से निकलेगी। तो इन दोनों में ये बताओ मुझे किसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी या इसकी। आपको पता है कि मान लिया कि इसमें 50 जूल ऊर्जा थी, यह है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो 10 जूल ऊर्जा क्या हुई, रिलीज हो गई, बाहर निकल गई, तो कितनी बची इस पे 40 जूल, तो इसकी ऊर्जा कम नहीं हुई, कम हुई ना। तो ऊष्मा क्षेपी में उत्पादकों की ऊर्जा क्या होती है, अभिकारक की ऊर्जा से कम होती है। तो अगर इसका ग्राफ निकालें तो क्या होता है उत्पादक के लिए। अब बताइए, अब मुझे ये बताओ कि यहां पे क्या होगा, सक्रिय ऊर्जा इसके लिए ज्यादा होगी या इसके लिए ज्यादा होगी, सक्रिय ऊर्जा। तो ग्राफ अगर निकालें तो इसके लिए ज्यादा होगी, क्योंकि इसका कम है ना। अरे बस इतना माइंड से तो सोच सकते हो ना कि जिसकी ऊर्जा कम है जिसके पास, उसे सक्रिय ऊर्जा ज्यादा चाहिए, और जिसके पास ज्यादा उसे कम चाहिए। तो अगर ग्राफ निकालें तो क्या होगा, इसे सक्रिय ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो इसका मीन देखो ऐसे करके ग्राफ आएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसे थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, ये हो गया। अब देखो इसे अगर लाइन को मिलाओ तो आप कहां पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए, इतनी ऊर्जा और ज्यादा चाहिए इसे। कितनी ऊर्जा ज्यादा है, देखो इसके पास तो इतनी ऊर्जा है, इसके पास कितनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है ना। अब क्या किया इसने, इतनी ऊर्जा निकाल दी, तो इसके पास उत्पादक के पास कितनी ऊर्जा होगी, देखो घट गई नहीं घट गई, देखो ऊर्जा घट गई। अब इतनी ऊर्जा क्या की इसने निकाल दी, क्या की निकाल दी। यही क्या होती है निकली हुई ऊर्जा, उसे कहते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी। बात समझ आ रही है। तो इसकी सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अगर हम देखें उसका उल्टा, ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है ना, ये कुछ नहीं है, बस जिसकी ऊर्जा कम होगी उसे ऊर्जा ज्यादा चाहिए, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसे कम चाहिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, और ये क्या है, ये दिखाती है दोनों लाइनें डिफरेंट से दिखाती है, जितनी ऊर्जा इससे रिलीज हुई है निकली है, ठीक है ना। इसे ग्राफ को देख लेना, अच्छा ये आ जाते हैं कभी भी ग्राफ। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसकी ऊर्जा देखो, इसकी ऊर्जा ज्यादा है नहीं है, देखो मान लिया कि इसकी ऊर्जा कितनी 50 जूल है, इसकी ऊर्जा देखो कितनी 40 जूल है। अब अगर सक्रिय ऊर्जा देखें तो सक्रिय ऊर्जा किसके लिए ज्यादा चाहिए, यहाँ पे मान लो कि सक्रिय ऊर्जा यहाँ तक है, सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो आप देखो इसे तो कितनी चाहिए ओनली, यहां से यहां तक है, तो ये तो यहाँ पे, तो इसे तो इतनी ऊर्जा चाहिए देखो ये है सक्रिय ऊर्जा की मैक्सिमम वैल्यू, कितनी ऊर्जा की मैक्सिमम। मैं ऐसे मान लो कि रिएक्शन करनी है तो यहाँ तक एनर्जी चाहिए, कहाँ तक एनर्जी चाहिए, यहाँ तक। तो देखो ये तो यहाँ पे है, तो इसे तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कम सक्रिय ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कम चाहिए ना। इसे पहुंचना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब तो सिंपल भाषा में समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, ये सक्रिय ऊर्जा, उत्पादक को पहुंचना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे क्या चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए सक्रिय ऊर्जा तक पहुंचने के लिए। अब इसे उत्पादक को पहुंचना है, अभिकारक को तो यहाँ से पहुंचना है, उत्पादक को यहाँ से पहुंचना है, तो इससे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब देखो इसका उल्टा हो जाए तो, अब आपको पता है अगर ऊष्मा कौन सी हो, शोषी, ऊष्मा कौन सी हो, ऊष्मा शोषी। अब आपको पता ऊष्मा शोषी में तो ऊर्जा ली जाती है, तो इस बार किसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, यहाँ पे और ऊर्जा ली जाएगी, तो उत्पाद की ऊर्जा बढ़ गई ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो आप समझते हो ना, ये क्या है सक्रिय ऊर्जा की लाइन है, यहाँ पे इतनी सक्रिय ऊर्जा चाहिए, अभिक्रिया करने के लिए कितनी सक्रिय ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए, ये यहाँ तक ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा, क्या है ये सक्रिय ऊर्जा। अब देखो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट बना रहे हो, ये अभिकारक और ये क्या है उत्पाद, ठीक है, अभिकारक उत्पाद है। अब इस बार किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, उत्पादक की, क्योंकि इन्होंने और ले ली। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, बात समझ आ गई। क्यों, क्योंकि देखो इन्हें तो जाना है यहां से सक्रिय ऊर्जा तक, और इन्हें जाना है क्या, यहां से सक्रिय ऊर्जा तक। तो अब किसे सक्रिय ऊर्जा ज्यादा चाहिए, अभिकारक को, क्योंकि इसकी कम है।
निकली हुई ऊर्जा कितनी होती है, इन दोनों के डिफरेंट के बराबर। बात समझ आ गई। बस आपको ये समझ के करना है कि सक्रिय ऊर्जा तक जाना है। कहां तक जाना है, सक्रिय ऊर्जा तक जाना है। तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो नीचे से जाएगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी ऊपर से जाएगा। ठीक है ना। अब देख लो, अब समझ में आ गए। ऊष्मा चेपी का ग्राफ बनाए तो क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये समझ आ गया ना, इसलिए अच्छे से समझा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कभी कंफ्यूज हो रहे हो। ये क्या है, ये होता है सक्रिय ऊर्जा का मान। देखो दोबारा समझ लो इसे, ये क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा का मान। अभिकारक को भी क्या है, यहां तक जाना पड़ेगा तो अभिक्रिया होगी। उत्पादक को भी यहां तक जाना पड़ेगा तो अभिक्रिया होगी। इसके पास इस टाइम पे ऊष्मक्षेपी प्रकरण में कम है तो इसे ज्यादा ऊर्जा लेकर ऊपर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। इसके पास ज्यादा है तो इसे कम। देखो इसे तो जाना है यहां से यहां तक तो देर में पहुंचेगा, इसे यहां तक जाना जल्दी पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसके पास सक्रिय ऊर्जा का मीन्स यहां तक जाना है इनको, इसके पास कितनी ऊर्जा है यहां तक, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। इसे देखो, इसके पास कम ऊर्जा है तो ये ज्यादा टाइम लेगा। देखो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे उसने बताया, लास्ट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा टॉपिक है इसका, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा और यहाँ पे जो वेग स्थिरांक होते हैं उनमें कोरिलेशन बताया, किस तरह से रिलेटिव होते हैं, वो किस तरह से बढ़ते हैं घटते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ अब किसका, वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा और ताप में कोरिलेशन। यहाँ पे आता है, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेग स्थिरांक है, तो एक को K2 माना हमने और एक को K1 माना, राइट। ये हो गया। यहाँ पे होता है E, ए का मीन्स होता है सक्रिय ऊर्जा, और ये होता है 2.303 आर। बात समझ आ रही है। और यहाँ पे लेते हैं हम 1/T1 माइनस 1/T2। बात क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ताप में और वेग स्थिरांक में और सक्रिय ऊर्जा में कोरिलेशन है। तो इससे क्या होता है, कभी भी वो क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस इससे रहते हैं। बात समझ आ गई। इंपोर्टेंट क्यों है, इंपोर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे जैसे मान लिया उसने बोला कि अभिक्रिया का ताप बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दी, तो अब बताइए कि वेग स्थिरांक क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा या क्या, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, एक होता है यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी का 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया तो उसका वेग दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी का टेम्परेचर 40 है और आपने उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 50 कर दिया, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि कितना कर दिया आपने, कितना कर दिया आपने, 10, कितना 10 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो डबल हो जाएगा। अब मैंने बोला कि हमने एक का टेम्परेचर 10 से कितना बढ़ा दिया, 1000 बढ़ा दिया, 1000 कर दिया, ठीक है, बढ़ाने दिया, 1000 कर दिया। अब 1000 कर दिया तो आपने कितने गुना कर दिया, कितने गुना कर दिया, 100 गुना कर दिया ना। देखो क्या कर दिया, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 × 10, तो 100 गुना कर दिया ना। तो इसे निकालने का तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, जितने टाइम क्या करें, जितने टाइम आप बढ़ा रहे हैं उसको क्या करते हैं, 2 की पावर n कर दें। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 की पावर n। जितने जितने गुना आप बढ़ा दें उसे यहाँ पे लिख दें। देखो क्या किया हमने, क्या बढ़ाया यहाँ पे, कितना 100 गुना बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया। हमने कर दिया 10 से 50 कर दिया, कितना कर दिया, 10 से 50, तो कितना गुना बढ़ा दिया, देखो हमने 50 का मीन्स, 50 का मीन्स हम इसे 50 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 10, 5 × 10 लिख सकते हैं ना। तो कितने गुना बढ़ा दिया हमने, 5 गुना। तो इसका वेग कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा, वेग स्थिरांक कितने गुना बढ़ जाएगा, 2 की पावर 5। 5 का मीन्स आपको क्या करना है, ये आप तो जानते हैं, कितना हो गया, 3 एंड 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितने गुना बढ़ गया, 32 गुना बढ़ गया। कौन, वेग स्थिरांक। बात समझ आ रही है। इसको इस कॉन्सेप्ट से भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता, बहुत बार पूछा गया। ध्यान रखना कि क्या करें, अगर आप कितना बढ़ा दें, n गुना वेग, क्या बढ़ा दें, n, मैं डायरेक्ट लिख लूं, n गुना, गुना क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर। अगर n गुना ताप बढ़ा दे तो डायरेक्टली आप लिख देना कितना बढ़ जाएगा वेग स्थिरांक, 2 की पावर n। यहाँ पे पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और बताना है, पहले से नोट करो।
अब यहाँ पे देखो दोनों में समझ आ गया ना। तो हमें क्या करना है, जो सक्रिय ऊर्जा का आर्सेनिक समीकरण होता है ना, उसका ग्राफ और बनवाना है, ठीक है। उसके ग्राफ से कभी कभी क्वेश्चन को पूछ लेता है। यहाँ पे देखो क्या करना है, आर्सेनिक जो समीकरण है, आर्सेनियस समीकरण, जो आर्सेनियस समीकरण है वो होती है हमारी के ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। ये होती है आर्सेनियस समीकरण। हम क्या करें यहाँ पे क्या ले लें, लॉग टेन ले लें दोनों साइड में। क्या ले लें, लॉग टेन ले लें, इस साइड भी लॉग टेन ले लें, इस साइड भी लॉग टेन ले लें। तो क्या होगा, अगर हम क्या करें, इसको किस में कर दें, लॉग टेन में कर दें, तो लॉग टेन में इसका इक्वेशन होता है ये लॉग टेन ए माइनस के ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होता है। हम ग्राफ निकालें, क्या निकालें, हम ग्राफ निकालें के और 1/t के। तो देखो ग्राफ कैसा आता है इसका, ध्यान रखना इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। वो दो की कोरिलेशन कराया तो उसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, किसके बीच निकालने वाले हैं हम, लॉग टेन के बीच निकालने वाले हैं, और टी 1/t के बीच निकालने वाले हैं, 1/t के बीच, इसका मीन्स इन दोनों के बीच निकालने वाले, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, आपको पता है जैसे जैसे टाइम 1/t की वैल्यू बढ़ेगी क्या होगा, ये इसमें से लेस होता जाएगा, घटता जाएगा ना, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा करोगे इससे मल्टीप्लाई होगी, इतनी वैल्यू इसकी माइनस वाले की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो के की वैल्यू क्या होगी, इतनी कम होती जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसके बीच ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब इसकी मैक्सिमम सोचो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, लॉग टेन पे ए के बराबर तो हो सकती है। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये पूरा 0 हो जाए। खुद सोचो कि हमारे पास 5 नंबर है, ठीक है, 5 है। अब यहाँ पे क्या है, log 10 के है और यहाँ पे 5 है ना। अब देखो क्या होगा, इसमें से अगर कुछ घटाओगे आप तो क्या होगा, ये नंबर छोटा होता जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इसमें से कुछ भी ना घटाओ, आप 0 घटाओ, तभी तो क्या होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। बात समझ आ रही है। तो अगर इसमें से कुछ भी ना घटाया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगी, देखो अगर इसमें से कुछ भी ना घटाया जाए तो log 10 पे k की वैल्यू किसकी होगी, 5 के बराबर होगी। इसका मीन्स अगर इसमें से कुछ भी ना घटाया जाए, ये पार्ट क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी बराबर होगी। और वो वैल्यू इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा नहीं होगी। अगर कुछ घटाओगे तो क्या होता जाएगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये हो गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, log 10 k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, log 10 पे a, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसका ढाल जो आता है वो कितना आता है, माइनस के ई ए अपॉन 2.303 आर। इसका ढाल मतलब इसका जो ये ढाल है वो किसके बराबर है। अगर जैसे बाई चांस मान लिया, उसने बोल दिया कि जो log 10 हमारे बेग स्थिरांक और 1/t का जो ग्राफ है उसका ढाल कितना है, उसने बोला कि उसका ढाल है 300 जूल, क्योंकि ये क्या है, ऊर्जा ही तो है ये, तो उसने ऊर्जा के टर्म्स में दे दिया कि इतना है। तो बताइए क्या होगा, सक्रिय ऊर्जा का मान कितना होगा, हो सकता है ना। तो क्या किसकी वैल्यू दी है, देखो ढाल का मतलब क्या हुआ, इस पूरे की वैल्यू दी है उसने, क्या दी है, इस पूरे की वैल्यू दी है। तो ये किसकी, ये वैल्यू किसकी है, इसकी। और आपको क्या निकालना है, सक्रिय ऊर्जा। तो क्या कर देंगे आप, माइनस ई अपॉन 2.303 आर किसके बराबर रख देंगे, माइनस 300। माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, 300 इंटू 2.303 आर। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन को पूछे ढाल का, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या कर देंगे, जो भी डाल दिया आप इस ढाल के बराबर रख देंगे। तो जितने भी इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक थे सब हो गए, ठीक है। अब क्या है, इस चैप्टर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और जितने भी टॉपिक को पॉइंट मैंने बताया आप अच्छे से करके जाए, क्योंकि नीट का पेपर उसी के आसपास बनता है, ठीक है। इसमें आप कोई भी इंपोर्टेंट चीज नहीं है।